हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का अध्याय 15 आनुवंशिकी जनकों से संतानों तक का के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो आईएमपी प्रश्न हैं जो आने लायक आपके बोर्ड एग्जाम में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका, आनुवंशिकी लक्षणों के वाहक को मेंडल ने क्या नाम दिया है। तो आनुवंशिकी लक्षणों के वाहक को पूछा है, वाहक को मेंडल ने क्या नाम दिया है। तो वाहक को क्या नाम दिया है, इन्होंने फैक्टर नाम दिया है जी। इसको बढ़िया से याद रखना, कौन सा नाम दिया है आपका, फैक्टा नाम दिया था। अगला प्रश्न है आपका, संकर तथा संकरण। संकर तथा संकरण से आप क्या समझते हैं। तो आप जानते हो संकर, पहले आप समझ लो संकरण क्या है। संकरण जैसे मान लो ये मादा है, ये आपका क्या है, नर है। जब हम दोनों के बीच में क्या करवाते हैं, लैंगिक रूप से दोनों को मिलाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, आपका संकरण कहलाता है। अर्थात नर तथा मादा को, मादा युग्मक दोनों को मिलाने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, आपका संकरण कहलाती है। बढ़िया सिंपल परिभाषा में समझना, नर तथा मादा के युग्मक को मिलाने की जो क्रिया होती है वही क्या कहलाती है, आपका संकरण। आपका क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। आगे देखते हैं, इसी में प्रश्न है आपका, संकर किसे कहते हैं। तो संकर किसे बोलेंगे, मान लो जब हम दोनों को मिलाते हैं तो मिलाने से फलस्वरूप जो क्या होता है, हमें दो विपरीत लक्षण, मान लो नर लिए एक तरफ मादा लिए, दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाते हैं, दोनों के बीच में हम संकरण करवाते हैं, तो जो संतान उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, संकर बोलते हैं। बढ़िया समझ लो एक बार। संकरण पूछेगा तो यही बताना, जब नर तथा मादा दोनों के युग्मक को मिलाने की जो क्रिया होती है वह आपको संकरण कहलाती है। तथा नर तथा मादा अर्थात दो विपरीत लक्षणों के युग्मक के संकरण को मिलाने से जो नया जो संतान क्या होता है, हमें संतान उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं, संकर बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस है ना, संकर लास्ट में आएगा, संकरण पहले आता है। संकरण मिलाने की क्रिया है, लेकिन जैसे ही हम दोनों को मिलाते हैं तो मिलने से जो संतान उत्पन्न होता है वो आपके क्या कहलाता है, संकर कहलाता है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, गुणसूत्र के कोई दो कार्य बताइए। गुणसूत्र पूछा है, हम सभी में गुणसूत्र पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। हमें मादा में क्या पाया जाता है, आपका X गुणसूत्र, और नर में क्या पाया जाता है, आपका X और Y गुणसूत्र। तो देखो ये गुणसूत्र का कार्य क्या होता है। ये गुणसूत्र का कार्य है, पहला आपका दिया है आनुवंशिकी गुणों का संवहन तथा लिंग का निर्धारण करना। इसको बढ़िया जानना, गुणसूत्र का पहला कार्य होता है लिंग का निर्धारण करना, एक शब्द में समझना बढ़िया। गुणसूत्र का अगर कार्य पूछेगा तो पहला बोलना, गुणसूत्र का पहला कार्य होता है लिंग का निर्धारण करना। इसी से ही लड़का जो पैदा होता है या लड़की पैदा होता है, इसी गुणसूत्र के कारण ही होता है आपका। दूसरा पूछा है आपका, दिया है आपका, ये जीवों में उत्सर्जन, विकास तथा विभिन्नताओं को भी पैदा करता है। मान लो कोई माता पिता से क्या होता है, भिन्न पैदा होता है ना, तो इसी के कारण होता है। दो बढ़िया कार्य बोलना, पहला बोलना कि पहला में होता है, पहला कार्य है कि ये लिंग का क्या करता है, निर्धारण करता है, लिंग निर्धारण का कार्य करता है। दूसरा इसका कार्य हो जाएगा आपका विभिन्नताओं को पैदा करना। जो भी विभिन्नताएं होती है ना, बोलते हैं कोई माता पिता से भिन्न है या अलग है, बोलते हैं, तो इसी के कारण क्या होता है, उसका भिन्न होता है। देख लो अगला प्रश्न है, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं। तो प्रभावी लक्षण समझ लो, जब प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। जब हम क्रॉस करवाते हैं तो जो लक्षण क्या होंगे, हमें जो लक्षण दिखाई देते हैं वो प्रभावी लक्षण होते हैं। अगला है इसी में अप्रभावी लक्षण, संकर के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई नहीं देते। देख लो इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं, इसमें जो लक्षण दिखाई नहीं देते उसे क्या बोलते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। देखो अगला प्रश्न है आपका, जीन क्या है। जीन तो जानते हैं ना, सभी में जीन पाए, तो इसी जीन क्या होता है, ये स्थानांतरित होते रहता है। तो जीन क्या है, आपका आनुवांशिक इकाई है जी। बढ़िया से याद रखना, जीन क्या है, आनुवांशिक इकाई है। यह आनुवांशिक गुणों का वाहक है। यह गुणसूत्र का भाग है जो रेखीय क्रम में क्या होता है, व्यवस्थित होता है। अगर यही रेखीय क्रम क्या होता है, आगे पीछे हो जाता है ना, तो क्या होता है, जो बच्चा पैदा होता है वो माता पिता से क्या होता है, भिन्न हो जाता है। इसी जीन के कारण क्या होते हैं, अगर समानता होती है तो बोलते हैं ना कि जो बच्चा होता है, हर बच्चे में क्या होता है, माता पिता का जीन क्या होता है उसमें उपस्थित होता है। तो हम बोल सकते हैं साधारण भाषा में, जीन जो है आनुवांशिकता की इकाई होती है, जो क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित
होते जाती है। बस बढ़िया सरल परिभाषा में समझना, जीन आनुवंशिकता की इकाई होती है जो कि क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते जाती है। देखो एक प्रश्न आ गया आपका यहाँ पर, पुरुषों एवं स्त्रियों में पाए जाने वाले गुणसूत्र को लिखिए। तो मैं अभी बताई हूँ कि पुरुष में क्या पाया जाता है आपका, पुरुष पूछेगा, पुरुष में लिंग गुणसूत्र X और Y, और स्त्रियों में पूछेगा तो क्या देना आपको, X और Y। अगला प्रश्न की ओर देख लेते हैं। देखो पहला प्रश्न करके दिया है, मेंडल के द्वारा दिए गए प्रयोग में विपरीत लक्षणों से उत्पन्न पहली पीढ़ी के कारक किस प्रकार बनेंगे, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। मेंडल ने दिया है, तो मेंडल ने देखो कौन कौन सा पौधा लिया है, एक मटर के लंबे पौधे दिया है तथा एक बौने पौधे छोटा टी करके लिया है। दोनों के बीच में क्या करवाया है जी, क्रॉस करवाया है। देख लेते हैं। देखो जब हम क्या होते हैं, एक क्या लेंगे, लंबा पौधा लिया है, लंबा पौधा टी लिया है तथा बौना पौधा क्या लिया है आपका, छोटा टी लिया है ना। अब दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ से क्या होते हैं, एक एक कारक आएगा ना, यहाँ से एक कारक आएगा, यहाँ से एक कारक आएगा, अर्थात हमें कौन सा पौधा प्राप्त हुआ, लंबा पौधा प्राप्त। यहाँ पर बड़ा टी है ना, तो यहाँ का क्रॉस लिए, यहाँ का क्रॉस लिए, एक एक कारक लिए हैं, तो एक एक कारक लेने पर हमें कौन सा कारक प्राप्त हुआ है, मतलब हमें लंबा पौधा प्राप्त हुआ है। यही आपका क्या कहलाता है, इसी में दिया है मंडल के विपरीत प्रयोग के लक्षण बोला है, तो यही होगा जब मटर के हम लंबे पौधे के बीच क्रॉस करवाए हैं, टी की बड़ा टी है, बौने पौधे के बीच लिए हैं, तो दोनों के बीच जब क्रॉस करवाते हैं तो हमें लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, जिसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं, जिसे उदाहरण के द्वारा हम समझ चुके हैं।